देखो अपने ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन, यस सर। है ना, ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है ना। ये अपने सारा डिटेल से पढ़ लिया है। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर था अपना चौथा चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपन ने। और इससे पहले आपको 2 चैप्टर लिखवा दिए, मतलब लिखा के कंप्लीट करवाए, ठीक है ना। उसके बाद में अपना चैप्टर कौन सा है, इसके बाद में अपना चैप्टर हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ये था ना। इधर देखो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड जो लेबर है, लेबर अधिनियम के बारे में सब कुछ आपको बता दिया। पहला अधिनियम 1926 में बना था, ठीक है। 47 में फिर इसको संशोधित किया गया था, फिर 65 में संशोधित किया गया था, ठीक है ना। ये चौथा चैप्टर भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है परिपूर्ण रूप से। और अब आगे अपन चलेंगे नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है, 2 नेक्स्ट छोटे छोटे चैप्टर और बचे ना। टोटल मिला के आपके जो चैप्टर वो 8 चैप्टर है इसमें। और 8 चैप्टर में से ना 7वां और 8वां तो आपके सिलेबस से हटा दिया इस बार। और पहला दूसरा आपको लिखा दिया है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन का अभी भी बताया वो कंप्लीट कर लिया, लेबर वाला कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट जो चैप्टर अपना है वो रहेगा, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, लिखा ना और मिल गया सबको। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, देखो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का मतलब हो गया कि मुख्य रूप से जो ठेकेदार होता है आपका, ठीक है, उस ठेकेदार की क्या क्या स्थितियाँ रहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से लेता है, उस पर क्या क्या अनुबंध होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। समझ गए ना, अच्छी चीज़ है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में लिखा है, इस पद्धति में कार्य ठेकेदार द्वारा करवाया जाता है, सही कहा इसने, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल व मजदूरों की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट की होती है। जो ठेकेदार होता है वही क्या लाता है, आपका मजदूर लाता है, मटेरियल लाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर में कार्य की मात्रा, रेट, कार्य समाप्त करने की अवधि की हुई होती है। ठेकेदारों को संपूर्ण कार्य के मूल्य का 10% जमानत राशि के रूप में जमा करानी पड़ती है। ये देखो सेक्रेटरी मनी होती है ना, जमानत राशि जिसको अपन कहते हैं। कोई भी जो आपका ठेकेदार होता है, उस ठेकेदार को जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसको 10% क्या करानी पड़ती है, जमानत राशि जमा करानी पड़ती है, जिसको सेक्रेटरी मनी करती है। और शॉर्ट में असम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, असम कहते हैं। समझ में आ गई। ये इसलिए करवानी पड़ती है कि एक ठेकेदार जो होता है, ठीक है, देखो उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है, पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलता है कि सबसे पहले जो अयन होते हैं, ठीक है, या ऐसी होता है जो एक्शन होते हैं, वो अखबार में एक निविदा निकालते हैं। क्या करते हैं, अखबार में एक निविदा निकालते हैं। उस निविदा के अकॉर्डिंग क्या चलता है, आपका कार्य चलता है। किसके अकॉर्डिंग, निविदा के। निविदा में लिखा रहता है कि ये इस प्रकार का काम है, ठीक है। तो अलग अलग ठेकेदार होते हैं, वो क्या करते हैं, ई टेंडरिंग द्वारा, किसके द्वारा, ई टेंडरिंग द्वारा क्या करते हैं, अपनी अपनी निविदा डालते हैं। और जिसकी रेट कम होती है, जिसकी क्या होती है, रेट कम होती है, और जिसका कार्य अच्छा होता है, रेट कम होने के साथ में उसको क्या मिल जाती है, टेंडर मिल जाती है। अब मान के चलो कि वह कार्य टोटल 10 लाख रुपए का था। कितने का था, 10 लाख का। तो 10 लाख का 10% राशि उसको क्या करनी पड़ेगी, जमानत के रूप में जमा करानी पड़ेगी। और ये जमानत की राशि उसको वापस ठेकेदार को कब मिलती है, जब वह कार्य पूर्ण करके दे देगा। कार्य क्या करके दे देगा, पूर्ण करके दे देगा। उसके 6 महीने बाद वो जमानत राशि मिलती है। ये जमानत राशि ली क्यों जाती है, ये इसलिए ली जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठीक है, वो कार्य को बीच में छोड़कर नहीं भाग जाए। और बात समझ में आ गई ना, इसलिए आगे देखो लिखा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के जो कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या तरीके होते हैं वो देखा है। पहला लिखा है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है, कि कोई कार्य है कि इसकी लमसम इतनी रेट लगेगी, ऐसा अपन बोलते हैं कई बार, है ना। तो उसी के लिए बात कर रहे हैं कि लमसम आपका कितना क्या रहेगा। तो देखो इस प्रकार के ठेके में ठेकेदार किसी विशेष कार्यों को एक निश्चित समय में पूरा करने का वादा करता है, कि मैं इसको 6 महीने में इस कार्य को क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। और इसके लिए एक निश्चित राशि दी जाती है, ठीक है। ठेके में कार्य संबंधित डिटेल संपूर्ण कार्य का डायग्राम, ड्राइंग, 10% सेक्रेटरी मनी, कार्य प्रगति, जुर्माना, etc का विवरण होता है। देखो वादा करने के साथ में लिखा, और इसके लिए एक निश्चित राशि दी जाती है। निश्चित राशि का मतलब ठेकेदार जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 लाख का, 5 लाख का, उसके अकॉर्डिंग निश्चित राशि हो गई। अब उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, भाई आपने जो 10 लाख रुपये बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग भी होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपकी सेक्रेटरी मनी भी होनी चाहिए। कार्य की प्रगति आपकी किस प्रकार से रहेगी वो चीज़ें होनी चाहिए। वो सारी चीज़ों का विवरण लेखा जोखा उसके अंदर किया हुआ होता है। वो आपका एक प्रकार का लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट लिखा रेट कॉन्ट्रैक्ट।
या इसको अपन लमसम शेड्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लमसम शेड्यूल। इसमें ठेकेदार किसी भी कार्य को निश्चित समय निश्चित दर पर संपूर्ण करने का वादा करता है। निश्चित दर का मतलब हो गया अलग अलग कार्य की अलग अलग रेट होती है। जैसे प्लस्तर का कार्य इतने रुपए में करूँगा, है ना, समझ गए। मेसनरी का कार्य इतने में करूँगा, निश्चित दर होगी। इसमें मूल कार्य के माप की आवश्यकता नहीं होती, केवल अतिरिक्त कार्य की माप ली जाती है। मतलब अपन ने बोल दिया भाई ये कार्य मैं इसके हिसाब से करूँगा, तो अपन मुख्य कार्य का माप नहीं लेंगे। इसके अलावा कोई अपन एक्स्ट्रा काम करे तो उसका अपन क्या करेंगे, माप इसके अंदर लेंगे। ठीक है। तीसरा आपका है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसको अपन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ठेकेदार किसी भी कार्य को आइटम रेट के आधार पर संपूर्ण कार्य का वादा करता है। ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि किए जाने वाले कार्य की विभिन्न आइटम पर निर्भर करती है। देखो, आइटम रेट का मतलब हो गया, यहाँ पर जो आइटम अपन ने लिखा है, आइटम का मतलब है कि जो कार्य अपन करेंगे उस कार्य की मद को अपन आइटम कहेंगे। जैसे नींव खुदाई का कार्य, क्या हो गया आपका? नींव खुदाई का कार्य, समझ गए? तो ये एक आइटम हो गया। जैसे हम बात करते हैं ब्रिक मशीनरी का कार्य, किसकी बात करें? ब्रिक मशीनरी, तो ये एक आपका क्या हो गया? आइटम हो गया। तो मैं ईंट चिनाई का इतना पैसा लूँगा, खुदाई का इतना पैसा लूँगा, ये इस प्रकार का क्या करता है, एक ठेकेदार क्या करता है, वादा करता है, जिसको अपन क्या लिखते हैं? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखते हैं? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में देखो, इसी में लिखा है कि विभिन्न आइटम पर निर्भर करती है। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या चीज़ें इसमें क्या कंडीशन रहेगी? कॉन्ट्रैक्ट को 10% जमानत राशि रूप में जमा करानी पड़ेगी। भाई जो भी इसका टोटल कॉस्ट बनता है उस टोटल कॉस्ट का 10% राशि जमा कराना पड़ेगा। आगे कॉन्ट्रैक्टर को कार्य के एक निश्चित समय में संपूर्ण करना पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। समझ गए बात को? गवर्नमेंट जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें पहले समय निर्धारित कर दिया जाता है। यदि वो समय में उस निर्धारित समय में कार्य को कंप्लीट नहीं करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है, या उसकी पूरी जमानत राशि कौन सी होगी? सेक्रेटरी में जो 10% राशि होती है, या जमानत राशि का कुछ अंश क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। जो जुर्माने के रूप में जो राशि होती है, जैसे 10 लाख का 1 लाख क्या है जमानत राशि है, और उसका जुर्माना यदि 50,000 का मतलब तो वो जब्त कर लिया जाता है। समझ गए? ये कई बार पूरी जमानत राशि क्या कर ली, जब्त कर ली जाती है। आगे लिखा है, यदि विभाग द्वारा कोई सामग्री दी गई है, क्या दी गई है? विभाग द्वारा सामग्री दी गई है तो उसका मूल्य ठेकेदार के चालू बिल में से काट लिया जाता है। ठीक है। यदि विभाग द्वारा कोई सामग्री आपको दी गई है, मतलब ये हो गया कि ठेकेदार जो है उसने मटेरियल लेबर दोनों का साथ में कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। अब जैसे मान के चलो कि विभाग के पास कोई मटेरियल पड़ा है, यदि वो मटेरियल क्या ठेकेदार को अवेलेबल करवा देता है तो उसकी राशि उसके बिल में से क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। आगे लिखा, कोई भी कार्य विशिष्टियाँ व रेखा चित्रों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। विशिष्टियों का मतलब क्या होता है? पहले फिक्स किया होता है कि इसके अंदर मसाला 1:6 लेना है, कंक्रीट आपको M20 लेनी है, ये विशिष्टियाँ होगी। क्या होगी? तो उसके अकॉर्डिंग कार्य होना चाहिए आपका। और जो आपकी ड्राइंग है, मतलब ड्राइंग का मतलब जो आपका चित्र है, उसके अकॉर्डिंग पूरा काम क्या होना चाहिए? आपका कंप्लीट ही होना चाहिए। अरे बात समझ गए? ठीक है। आगे लिखा, खराब निर्माण कार्य डिपार्टमेंट द्वारा गिराया भी जा सकता है। ध्यान रखना कि यदि आपने कॉन्ट्रैक्टर ने क्या है, निर्माण कार्य को सही नहीं किया है तो उसको तोड़वा सकते हैं। कई बार कहते हैं ना कि उसने उस कार्य को क्या कर दिया, कंप्लीट तोड़वा दिया, दोबारा से बनवाया। आगे लिखा, खराब कार्य विभाग द्वारा रुकवाया जा सकता है और ठेका किसी और को भी दिया जा सकता है। यदि कोई ठेकेदार है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो किसी दूसरे ठेकेदार है वो ठेका दिया जा सकता है। आगे लिखा, मजदूरों को कोई शारीरिक क्षति या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होने पर जुर्माना देने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? ठेकेदार की होगी। ऐसी सभी शुल्क दो जो रेट में शामिल है ठेकेदार को ही देने होंगे। किसको देने होंगे? ठेकेदार। आगे लिखा, नेक्स्ट कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? चौथा नंबर का। कितने नंबर का आपका? चौथा नंबर का है। कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। इस प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को संरचना की वास्तविक लागत पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ दिया जाता है। मतलब क्या हो गया कि जो लागत होती है, जैसे 10 लाख रुपये हो गया, क्या हो गया आपका? 10 लाख रुपये बिल्डिंग की लागत है, उसका 10%, 20%, 25% ये उसकी एक निश्चित लागत होगी। क्या होगी? कि निश्चित लागत होगी। उसकी लागत के आधार पर क्या दिया जाता है? ठीक है, उसको अलग परसेंटेज दे दिया जाता है। आगे लिखा है, सामग्री व मजदूरों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। मतलब मजदूर और मटेरियल कौन लेकर आएगा? ठेकेदार। लेकिन इन पर विभाग का नियंत्रण आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि हर प्रकार की लेबर को ले आए, उठा के ले आए, है ना, हर प्रकार का मटेरियल ले आए। सीमेंट अच्छे वाली लानी चाहिए थी और लो कैटेगरी की यदि सीमेंट लेकर आ गया, ठीक है, तो विभाग उस पर क्या करता है? कंट्रोल भी करता है। आगे लिखा है, प्रतिशत में दी जाने वाली राशि संरचना की संपूर्ण लागत का
10% राशि होता है ना। ये आपको बताया हुआ है, पहले भी कई बार बता चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट कितना होता है आपका टोटल का 2 प्रॉफिट का, ओनली ठेकेदार की। किसकी बात करें? 10%। कितना होता है मनु? कितना होता है? और पानी का कितना होता है? 1.5%। पानी का कितना होता है खर्चा? 1.5% होता है। और ठेकेदार का कितना होता है? तो जो 10% वाला जो ठेकेदार प्रॉफिट अलग से होता है, वही अपना कौन सा मेथड होता है? आपका कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा होता है? टोटल कॉस्ट का। हाँ, आगे देखो नेक्स्ट अपना जो है वो है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा है? लेबर कॉन्ट्रैक्ट। कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं, मटेरियल वगैरह यूज़ नहीं करते। मटेरियल कौन लगाता है? मकान मालिक लगा देता है। और समझ गए? इस प्रकार के ठेके में ठेकेदार केवल मजदूरों के संबंध में ठेका लेता है। समझ में आ गई? निर्माण सामग्री विभाग द्वारा दी जाती है या जो आपका मालिक होता है, मकान मालिक होता है, ठीक है। ठेका आइटम रेट के आधार पर होता है। ठेकेदार को विभिन्न भागों के अनुसार निश्चित रेट के आधार पर भुगतान किया जाता है। आगे देखो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। इस ठेके में मालिक द्वारा, किसके द्वारा? मालिक द्वारा आपके सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल, है ना, सिविल से रिलेटेड पूर्ण ठेका किसी एक ठेकेदार को दे दिया जाता है। अब यह ठेकेदार कार्य के अकॉर्डिंग ठेका को ठेकेदारों को ठेका दे देता है। मतलब देखो बहुत सारी जगह ऐसा होता है। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे कोई बड़ा काम चल रहा है, क्या चल रहा है आपका? बड़ा काम चल रहा है, तो उसने पूरा बिल्डिंग का काम ले लिया। अब उसमें मान के चलो कि सेंटरिंग का काम तो अलग दे दिया किसी को, ठीक है, शटरिंग का काम अलग दे दिया, मशीनरी का काम अलग दे दिया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर लिखा है सैनिटरी वर्क, जो पाइपलाइन फिटिंग का जो काम होता है, टॉयलेट से लेकर नीचे ड्रेन का सिस्टम बनाते हैं, उसका काम अलग ठेकेदार को दे दिया। इलेक्ट्रिकल सिटी का काम किसको दे दिया? अलग ठेकेदार को दे दिया। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है। तो क्या होता है, अलग अलग ठेकेदार को क्या करता है? अलग अलग ठेका देने का काम करता है। किसमें? टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में। और आगे लिखा है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। इस ठेके में मालिक द्वारा डायरेक्ट ठेकेदार को ठेका दिया जाता है तथा कार्य की देखरेख भी कौन करता है? आपका ठेकेदार ही करता है। जैसे अपन गाँव में देखते हैं कि कोई ठेकेदार को बुलाया, उसको दे दिया भाई तेरे को ये काम करना है, ठीक है। आगे लिखा है नेक्स्ट कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इसमें समय व हानि की बचत होती है ना, समय व धन की, सॉरी क्या लिखा है? समय व धन की क्या होती है? बचत होती है। मतलब लगातार इस कंटिन्यूटी इसमें बनी हुई रहती है। यह आपका 5वां चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित ये कंप्लीट होता है। और आपके सिलेबस का ये लास्ट और 6वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? लास्ट और छठा, है ना। इसके बाद में आपका सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट ही हो जाएगा। अरे बात समझ में आ गई मोनू? फिर चलेगा ट्यूटोरियल है, फिर चलेगा ट्यूटोरियल फिर चल के चलेगा ट्यूटोरियल चलेगा, है ना। अरे बात समझ में आ गई क्या? है किशन आ रहा समझ में? सर, आप जो बता रहे हैं ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो मटेरियल नहीं लाता है? मटेरियल नहीं लाता, जो मालिक को लाना पड़ता है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, और मशीनरी कुछ नहीं लाता? क्या चीज़? मशीनरी तो लाई गई। मशीनरी भी रेंट वगैरह पे आ जाती है। किस पे आ जाती है? रेंट वगैरह पे जाती है। इसका कोई लोड नहीं होता ठेकेदार को। हाँ, उसका जरूर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वाला चैप्टर देखो, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ना। कौन पढ़ा होगा? हाँ, लास्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं, सिलेबस कंप्लीट आज। ना अरे 8 पेज बच रहे हैं। हाँ देखो आगे देखो लिखा है इंस्पेक्शन, देखो इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा चैप्टर भाई ये, मतलब क्वालिटी कंट्रोल का इंजीनियर अलग होता है साइड पे, ध्यान रखना क्वालिटी कंट्रोल का, ठीक है। तो पहले तो वो जांच करता है, उसके बाद उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है। जैसे वास्तव में M20 कंक्रीट ग्रेडर बन रही है नहीं बन रही है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो इंस्पेक्शन में किसी भी संरचना में काम में ली गई सामग्री के लिए निर्धारित मापदंडों की जांच करना इंस्पेक्शन कहलाता है। कि जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, उसमें जो मटेरियल जो लगाया जाता है, ठीक है, तो उन मटेरियल की मापदंड का मतलब हो गया जैसे M20 कंक्रीट ग्रेड यूज करनी है, जैसे उसमें क्या होता है 1:1.5 1:3 का रेशो यूज होना है M20 में, 1:3 है ना। तो ये यूज़ हो रहा है, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, इसमें मापदंडों को ध्यान में रखेंगे। आगे लिखा है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सब सॉइल ज्ञात करके उसका इंस्पेक्शन करना आवश्यक होता है, ठीक है। मतलब जो आप जिस मिट्टी पर स्ट्रक्चर तैयार करोगे तो उसका बियरिंग कैपेसिटी को आपका जांच करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन सामग्री प्राप्त करने के पश्चात उसे काम में लेने से पहले उसका निश्चित निरीक्षण किया जाना चाहिए। कोई भी मटेरियल अपन लेकर आ रहे हैं, कंक्रीट लेकर आ रहे हैं, तो उसकी जाँच करना ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार के उपकरण मशीनों को काम में लेने से पहले उनका निरीक्षण करना आवश्यक है कि कभी आपकी मशीन है वो मटेरियल को सुनिश्चित रूप से बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, मिक्सर सही तरीके से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा,
वाइब्रेटर आपका सही तरीके से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये सारी जांच करना पहले ज़रूरी है। इस निरीक्षण में फर्म द्वारा बताई गई विशेषताओं की जांच की जाती है। फर्म पहले बता देती है कि इतना इतना मिक्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आगे लिखा है ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण भी आवश्यक होता है। जो ठेकेदार जो कार्य करता है उसका जो निरीक्षण या इंस्पेक्शन करता है वो भी करना होना चाहिए। किसी भी संरचना का एक भाग संपूर्ण होने के बाद उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए और इसके बाद में दूसरे भाग का कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। मान के चलो ये फाउंडेशन का कार्य कंप्लीट हो गया, किसका? फाउंडेशन का, ठीक है। अब अपने को कॉलम लगाने, तो कॉलम लगाने से पहले फाउंडेशन की जाँच होनी ज़रूरी होनी चाहिए कि फाउंडेशन अपना सही बनाया नहीं बना, ठीक है। एग्जाम्पल, नींव की खुदाई पूर्ण होने के पश्चात उसका निरीक्षण करना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है कि फाउंडेशन की खुदाई कंप्लीट हो गई है, तो उसमें अपन कंक्रीट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, है ना, जाल बिछा रहे हैं। तो उससे पहले कि वास्तव में वहाँ के जो लेबर है, जो ठेकेदार है, उसने वहाँ पर पानी डाल के उसका अंदर से कुटाई करवाया है नहीं करवाया है, समझ गए। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए आपकी पहले से इंस्पेक्शन के रूप में या निरीक्षण के रूप में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट ही होनी चाहिए। तो देखो उदाहरण देखो, नींव की खुदाई पूर्ण होने के पश्चात उसका निरीक्षण करना आवश्यक है। कोई यथास्थान डालने से पहले यह जांच करना आवश्यक है कि फॉर्म वर्क या रीइंफोर्समेंट सही है या नहीं है। अब कंक्रीट यदि डालेंगे तो फर्माबंदी लगाई है वो आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाया नहीं लगाया, सेंटरिंग का कार्य आपने जो सरिया बताया वो लगाया नहीं लगाया, बताया तो आपने 10 mm का लगा दिया, आपने 8 mm का, समझ गए, तो वो इंस्पेक्शन होना जरूरी है। आगे 5वां पॉइंट देखो, कार्य संपन्न होने के बाद उस कार्य का ठीक प्रकार से निरीक्षण किया जाता है। यदि कोई कमी हो तो उसे क्या करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। आगे देखो, रिक्वायरमेंट टेक्निकल सर्विस ऑफ इंस्पेक्शन, जो आपकी जांच करने वाली जो टीम होती है, ठीक है, टेक्निकल टीम, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा है स्टाफ, लेब और मेजरमेंट ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले अपन बात करें स्टाफ की, किसकी बात करें, स्टाफ। प्रत्येक कार्य के लिए एक निरीक्षण की आवश्यकता होती है। निरीक्षण डिप्लोमा डिग्री या समकक्ष प्रमाण पत्रधारी होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आगे लिखा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ज्ञात करने के लिए वन अर्थ इंजीनियर की आवश्यकता होती है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ज्ञात करते समय सॉइल की किस्म की जांच करना तथा भूमि में निर्माण कार्य को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ होने पर उसके उपाय बताने चाहिए। जैसे मान के चलो कि कोई आपका फाउंडेशन है, ठीक है, और यहाँ पानी निकल गया ज़मीन के अंदर, क्या किया, पानी निकल गया, तो इस पानी को क्या किया जाएगा, आपको आउट करना चाहिए, ठीक है। जिससे आपका क्या है कि बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़नी हुई चाहिए। इसके अलावा कोई बियरिंग की आपकी जो मिट्टी है उसकी बियरिंग कैपेसिटी कमज़ोर है। जैसे आपका ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, कौन सा होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, ठीक है, तो उसकी सॉइल भी बहुत कमज़ोर होती है। तो इसमें इंप्रूवमेंट करने के तरीके आते हैं, जैसे नीचे रोड़ी बिछा दी, ईंट के टुकड़े बिछा दिए, उससे क्या हो जाता है, आपका बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे लिखा है बिग प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट के लिए मौसम की जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, जो बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे डैम वगैरह बना जाए, बांध वगैरह बना जाए, तो उसमें बड़ी कंक्रीट लगती है, बड़ी मात्रा में क्या लगता है, मटेरियल लगता है। तो उसके लिए आपका मौसम अधिकारियों के संपर्क में रहना जरूरी है कि आज मौसम अपना कैसा रहेगा, अपन काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा है किसी भी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग टू मैप बनाने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है, जिसको अपन साइट इंजीनियर कहते हैं। आपका काम यही है, आप साइट पे जाओगे, जो आपको नक्शा मिला है उस नक्शे के अकॉर्डिंग क्या करवाओगे, कंप्लीट काम करवाओगे। आगे लिखा है एरिया का लेआउट RL रेड्यूस लेवल जिसको अपन कहते हैं ज्ञात करने के लिए सर्वेयर की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी भाई, सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले बिल्डिंग का लेआउट होगा, मतलब नक्शे को गुड़िया में किया जाएगा, गुड़िया में, है ना। उसके बाद में जैसे कॉलम कहाँ कहाँ लगे हुए हैं उनका लेआउट करना, ये सारी चीज़ें क्या होगी, अपने लिए इंपॉर्टेंट होगी। आपका रोड से या अमसल लेवल से आपका RL क्या होगा, उस RL के बारे में भी जानकारी कौन देगा, एक आपको कंप्लीटली जानकारी देगा सर्वेयर, कौन देगा, सर्वेयर। यह आपका स्टाफ होता है। आगे लिखा लेब, लेब की बात करें, निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों का प्रयोगशाला में परीक्षण कराने की आवश्यकता होती है। मैं बता दूं, जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन कार्य होते हैं, कंक्रीट होती है, ठीक है, सॉइल होती है ना, आपका स्टील होता है, इनको लगाने से पहले इनको लेबोरेटरी में भेजा जाता है कि वास्तव में अपन फील्ड से, मार्केट से जो लेकर आए हैं सामान, उनकी क्वालिटी उतनी है या नहीं है, तो उसके लिए लेब की आवश्यकता होती है। देखो एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है, कंक्रीट कार्यों के लिए मिक्स डिजाइन करते समय क्यूब स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। जैसे UTM या CTM मशीन यूज करते हैं, कौन सा करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन अपन क्या करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा मर्दा डेंसिटी चलनी एनालिसिस, जो सीव एनालिसिस कहते हैं, चलनी वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे क्या करता है, अपन बजरी छानते हैं तो उसका होता है 4.75 mm, आयताकार बनी होती है, ठीक है, आयताकार ऐसे रेक्टेंगल, ठीक है।
सॉरी रेक्टेंगल नहीं होती है, स्क्वायर होती है। क्या होती है? स्क्वायर होती है ना। हाँ, तो चालना होता है ना, चालना जो बजरी छानते हैं ना, सर्कुलर नहीं होता, इस प्रकार से लगाया जाता है। देखो हाँ, और वो चलनी है, वो लगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं, वो रेक्टेंगुलर तार खींचे हुए रहते हैं ऐसे। क्या रहते हैं आपके? तार। देखना आप एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो छलनी पर लगे हुए रहते हैं। तो वहाँ से बजरी को छाना जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। तो बजरी को छानने का तरीका ये था कि 4.75 mm की जो छलनी होती है, उसके जो नीचे आता है वो आपका बजरी कहलाता है, सैंड कहलाता है, जिसका अपन यूज़ कंस्ट्रक्शन कार्यों में करते हैं, ठीक है। मृदा के विभिन्न गुणों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला व परीक्षण प्राप्त व टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। आगे लिखा मेजरमेंट लेआउट तैयार करने के लिए ऊंचाई व गहराई जांच करने के लिए सर्वे व सर्वेयर की आवश्यकता होती है कि आपका बिल्डिंग कितनी ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, 3 फुट या 5 फुट ऊंचाई पर छोड़ा जा रहा है, या फाउंडेशन की खुदाई की जा रही है, तो उसकी गहराई वगैरह मेजर करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे लिखा देखो क्वालिटी कंट्रोल। क्या लिखा है? ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मेजरमेंट ऑफ कंट्रोल तक, है ना। मेजरमेंट ऑफ लेआउट हो गया ना। आगे देखो क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं। किसकी बात करें? क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें आपका आ जाएगा ये मेजरमेंट ऑफ कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक इंजीनियर होता है अपने आप में, जो पूरे क्वालिटी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। निर्माण कार्यों के प्रत्येक आइटम की क्वालिटी कंट्रोल आवश्यक होती है। विभिन्न प्रकार के मदों के लिए क्वालिटी कंट्रोल निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले कौन कौन से मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, तो आपका सबसे पहले क्या आपका कंक्रीट है। कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल करते समय निम्न घटकों पर नियंत्रण आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो बात करते हैं कंक्रीट की। तो कंक्रीट में आपका एक तो सीमेंट यूज़ होता है, एक फाइन एग्रीगेट जिसको बजरी कहते हैं, और एक आपका कौन सा होता है, कोर्स एग्रीगेट। इसके अलावा इसमें वाटर भी मिलाते हैं। वाटर की कंसिस्टेंसी जो होती है आपकी लगभग 26% से 30% होती है। कितनी होती है? 26 से 30% इसकी क्या ली जाती है, कंसिस्टेंसी ली जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही फिक्स होनी चाहिए। तो ये लिखा है कि कंक्रीट को कंक्रीट जब बनाते हैं तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले लिखा है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के रूप में ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें फाइन एग्रीगेट और कौन सा लिया जाता है, कोर्स एग्रीगेट यूज लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की स्ट्रेंथ व वर्केबिलिटी एग्रीगेट के श्रेणीकरण, मिलावे को एग्रीगेट को हिंदी में मिलावा कहते हैं, के श्रेणीकरण से बहुत प्रभावित होती है। अतः कंक्रीट बनाने से पहले महीन व मोटे एग्रीगेट के रेशियो पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। ध्यान रखना आपका जो महीन मिलावा होता है 1:2 लिया जाता है कोर्स एग्रीगेट के साथ में। जैसे अपन बात करते हैं कि M20 है, क्या आपका M20, तो उसका आता है 1:1.5:3। तो यहाँ पर 1.5 का 3 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा। आपका M20 कितना है, सॉरी M15 है। M15 का होता है 1:2:4। तो 2 का भाग आप 4 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 1:2 बार। तो रेशियो आपका कितना लेता है, 1:2 लिया जाता है। क्या लेता है, 1:2 लिया जाता है। इसी प्रकार से बेचिंग की बात करते हैं। तो बेचिंग आपका एक होता है वॉल्यूम बेचिंग, एक होता है आपका वेट बेचिंग। क्या होता है, वेट बेचिंग होता है, और एक आपका क्या होता है, वॉल्यूम बेचिंग। इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो वेट बेचिंग का क्या मतलब होता है, जैसे इधर देखो सामने, वेट बेचिंग का मतलब होता है और वॉल्यूम बेचिंग कि अपने जो रेशियो यूज कर रहे हैं, जैसे मान के चलो कि 1:2:4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 1 धमेला सीमेंट का लिया, 2 धमेले किसके लिए, बजरी के लिए, 4 धमेले किसके लिए, गिट्टी के, है ना। तो वह है तो वॉल्यूम बेचिंग हो गया। क्या हो गया, वॉल्यूम, समझ गए। अब अपन बात करते हैं कि आपका वेट बेचिंग क्या होगा। जैसे 50 kg आपने सीमेंट ले ली, कितना लिया, तो बजरी आप कितनी लोगे, 2 का मतलब क्या हो गया, 100 kg, कितना हो गया। और 50 kg आपकी सीमेंट हो गई तो 100 kg आपका क्या हो जाएगा, बजरी हो जाएगा। और 4 अपने एग्रीगेट लिया है तो 200 kg आपका क्या हो जाएगा, एग्रीगेट, गिट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोर्स एग्रीगेट, है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, बेचिंग कहलाता है। कंक्रीट बनाने में प्रयोग किए जाने विभिन्न अवयवों को मिलाना बेचिंग कहलाता है। इसके विभिन्न प्रकार मिक्सर का यूज किया जाता है। कंक्रीट इधर देखो, कंक्रीट बनाने में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न अवयवों का मिलाना बेचिंग कहलाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार मिक्सर का यूज किया जाता है।
कंक्रीट मिला हुए को 2 या 3 मिनट तक मिलाया जाता है। अधिक समय तक मिलाने पर कंक्रीट में पृथक्करण हो सकता है। मतलब कंक्रीट को मिलाने का समय जो मिक्सर में होता है वो कितना होता है आपका 2 से 3 होता है। बेचिंग का मतलब हो गया वॉल्यूम, या आप जो भी वेट बेचिंग लोगे वो कहाँ डालोगे आप, और कहाँ डालोगे, मिक्सर के अंदर डालोगे। तो मिक्सर का जो समय होता है घूमने का वो कितना होता है आपका 2 से 3 मिनट का होता है। क्या होता है मिक्सर का समय 2 से 3 मिनट का। आगे देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट बनाने के पश्चात उसका प्रारंभिक जमाव काल समाप्त होने से पहले उसे यथास्थान पहुंचा देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को यथास्थान ले जाते समय सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। देखो क्या होता है, प्लांट होते हैं, कंक्रीट के प्लांट होते हैं, तो आपका जो ट्रक होता है उस ट्रक के पीछे आप देखा होगा इस प्रकार से ड्रम होता है। क्या होता है आपका, तो उसमें क्या होता है कंक्रीट डाली हुई होती है और इसको ये घूमता रहता है इस प्रकार से। क्या होता है, घूमता रहता है। तो इसमें इसकी वर्केबिलिटी और एक प्रकार से कंक्रीट मिक्स अच्छे से बना हुआ रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट की। किसकी बात करें, कंक्रीट को बिछाते समय भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बीम या स्लैब में कंक्रीट डाल रहे हैं तो उस समय भी अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कंक्रीट का ध्यान रख तो उस समय भी अपने को क्या रखना होगा, कंक्रीट का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेसिंग कराते समय कितनी ऊंचाई से अपन गिरा रहे हैं। समझ गए ना। यदि आप 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई से गिराते हो, कितने से 1.5 मीटर से, तो कंक्रीट में सेग्रीगेशन डेवलप हो जाता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव का मतलब हो गया जैसे सीमेंट अलग चली गई, बजरी अलग चली गई है ना डालते समय, तो इनसे ध्यान रखना है। कंक्रीट को यथास्थान ले जाने के बाद उसे बिछाने से पूर्व उस स्थान की अच्छी प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए। कंक्रीट डालने से पहले फर्माबंदी सही स्थिति में होना चाहिए कि यदि रीइंफोर्समेंट लगाया गया है तो उसकी स्थिति भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अब कंक्रीट को डाल दिया, अब क्या करेंगे अपन, कॉम्पैक्शन करेंगे। कंक्रीट का क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन। कंक्रीट डालने के पश्चात उसकी अच्छी प्रकार से कुटाई की जानी चाहिए। यदि कंक्रीट कई परतों में डालनी है तो एक परत के सेट हो जाने के पश्चात दूसरी परत क्या करती है, डाली जाती है। ध्यान रखना ऐसा नहीं डाल दे भाई, एक जैसे कोई बीम आपका ये इस प्रकार से बीम है, ये सरिये लगे हुए हैं, ठीक है, तो अपन इसमें पूरी को एक साथ ही भर दिया, ऐसा नहीं करते। पहले इतने सी को भरते हैं, मतलब एक परत बनाते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर दूसरी परत को अपन क्या करते हैं, आसानी से डालते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। जब अपने सब कुछ डाल दिया है, इसकी अंतिम जमाव काल समय खत्म हो जाता है, उसके बाद में इसका क्या करना पड़ेगा, अपने को तराई करनी पड़ेगी। कंक्रीट डालने के पश्चात इसकी 28 दिन तक तराई करनी चाहिए। तराई करने कम से कम समय 14 दिन तक का होना चाहिए। कितना दिन में होना चाहिए आपका, कम से कम समय 14 दिन तक का। ठीक है, अब देखो अदर और क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अदर क्वालिटी कंट्रोल लिखा है, क्या लिखा है, अदर क्वालिटी कंट्रोल। देखो रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट लगाते समय बार के बीच में सही स्पेस होना चाहिए। प्रलंबन की सही स्थिति की जांच करना आवश्यक होता है। प्रलंबन या छड़ों का डाया डिजाइन के अकॉर्डिंग ही लिया जाना चाहिए और स्टील अधिक जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको जंग का ध्यान रखना है कि जंग प्रतिरोधी स्टील ही काम में लेना है। कोई भी बीम है या स्लेब है उसमें स्पेसिंग अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पर कवर भी छुड़ना चाहिए कि नीचे से, कई बार अपन देखते हैं ना, स्लेब के नीचे सरिया दिख रहा है, इधर देखो सामने स्लेब के नीचे सरिया दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्लेब के नीचे सरिया दिख रहा है, तो उसके नीचे आपका एक कवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंक्रीट नीचे तक सेट हो जाना चाहिए, जिसे किसी भी प्रकार का सरिया जो आपका जंग प्रतिरोधी या जंग से क्या उसे बच सके, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। आगे फर्माबंदी की बात करते हैं। फॉर्म मजबूत होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। लकड़ी का फॉर्म रख होने पर वुड ऐसी होनी चाहिए कि वह पानी को अवशोषित न करें। लकड़ी में वार्पिंग ऐठन उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर पर कौन सा फर्माबंदी काम में लेते हैं भाई, स्टील का फर्माबंदी काम में लेते हैं। आगे लिखा मेसनरी वर्क। चिनाई के लिए प्रयोग की जाने वाली ईंट उच्चतम कोटि की होनी चाहिए। क्या जैसे ईंट जो आपकी होती है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। चिनाई में उचित बॉन्ड बनाना चाहिए। एक दिन में किसी भी भाग की चिनाई 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इधर देखो, सब सामने देखो, इजराइल तो चिनाई करते समय अपने को ये ध्यान में रखना है कि ईंट चिनाई जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई एक दिन में नहीं करनी चाहिए। समझ गए। पहले नीचे का आपका जो सेट होगा, ठीक है, जैसे आपने ये टोटल हाइट आपकी कितनी है, 3 मीटर है, देख रहे हो 3 मीटर है ना हाइट, कितनी हाइट है, 3 मीटर। तो उसका आपको 1 मीटर पे पहले ईंट चिनाई का आरम्भ करना है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे एक ईंट पूरी ले ली 1 मीटर की, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, दूसरा जो मीटर है उसके ऊपर बाद में लेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर तक यहाँ तक बना दें। तो यहाँ से आपकी जो ईंट है, जो दीवार है वो ऐसे टेढ़ी में जुड़ जाएगी। कैसे हो जाएगी आपकी दीवार, टेढ़ी में हो जाएगी, है ना, क्योंकि ईंट को जॉइंट होने के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए, है ना, सीमेंट के साथ। वाटर प्रूफिंग लिखा है। कार्य के निर्माण के समय या बाद में छतों या आपके जो गटर होते हैं WC व जोड़ों में सील के रूप में या अन्य कारणों द्वारा पानी आने पर अर्थात इनको जलरोधी बनाने के लिए समुचित
इन्फेक्शन करके डाइम क्या लिखा है, एडमिक्सर, क्या लिखा है आपका ये, एडमिक्सर है, क्या लिखा आपका ये, एडमिक्सर का यूज़ कर देना चाहिए जिससे सीलन के पानी को आसानी से रोका जा सके। देखो इधर देखो 3-4 चीज़ें होती है, जैसे आपका WC हो गया, वाटर टॉयलेट है ना, बाथरूम हो गया, छत हो गई, किचन हो गया, ठीक है, और जैसे वाटर टैंक हो गया, क्या होगा आपका वाटर टैंक हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वाटर टैंक वगैरह हैं, इनमें अपने को इनको जल प्रज्वलित बनाना पड़ेगा, तो इनके लिए अपने एडमिक्सर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एडमिक्सर का मतलब हो गया ऐसी सीमेंट का घोल यूज़ कर देते हैं जिसको अपने क्या करते हैं उनमें लेप कर देते हैं, तो पानी आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे अपने कई बार क्या करते हैं, जो आपका वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक होता है तो सीमेंट में आप चीनी मिला देते हो, क्या मिला देते हो, चीनी, तो उससे क्या होता है कि आपका पानी है वो क्या हो जाएगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा, समझ गए। हाँ, तो वो एडमिक्सर हो गया एक प्रकार, क्या हो गया, एडमिक्सर। लेकिन आजकल क्या हो गया कि मार्केट में अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, एडमिक्सर मिलते हैं, हाँ अलग अलग पर, हाँ है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपका एडमिक्सर के रूम है। आगे लिखा टिम्बर वर्क, लकड़ी का कार्य देखो इसमें, देखो टिम्बर का यूज़ करने से पहले इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए कि कहीं लकड़ी हल्की किस्म या दोष उत्पन्न होने वाली तो नहीं है, कहीं जो आपकी जो होती है जिसको कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जिसको है ना दीमक वगैरह नहीं लगनी चाहिए, या लकड़ी के जॉइंट अत्यधिक मजबूत या है ना, अतः हमेशा अच्छी लकड़ी की यूज होनी चाहिए, ये इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। अगले का वेरिएशन, वेरिएज, अगले का भवन में लगाई जाने वाली सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल, है ना, जो वेंटिलेशन, हाँ ये लिखा है वेरियस सर्विस लिखा है, क्या लिखा है, वेरियस सर्विस, मतलब बाकी की जो सेवाएं हैं उनके ऊपर भी अपने को ध्यान देना चाहिए। बाकी की सेवाओं का मतलब हो गया सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल, है ना, वेंटिलेशन, इनकी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, अर्थात इनका लगाने से पहले, लगाने के समय इनकी जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, अदर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर इंक्लूड होती है। इसके अलावा नेक्स्ट और लिखा लास्ट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अर्थवर्क, जो ज़मीन का जब कार्य करते हैं तब अपने को क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लिखा है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अर्थवर्क, ठेकेदार व इंजीनियर को कोई भी, ठेकेदार व इंजीनियर को है ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चलाने से पहले मर्दा कार्य की जांच जरूर कर लेनी चाहिए कि आपकी जो सोइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है या नहीं, ठीक है, वो पानी कितना सोखती है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ कितनी लेती है, ये सारी चीज़ें पहले जांच लेनी चाहिए। देखो आगे क्या लिखा है, जांच कर लीजिए। आगे देखो लिखा लाइन, लेवल और ग्रेड लिखा है, नेक्स्ट सर्वेक्षण करना, और आगे लिखा है मार्कर बोर्ड ETC स्थापित करना। इसका मतलब देखो क्या होता है कि आप जो बिल्डिंग का जो लेआउट करते हो उस समय अपने को क्या करना पड़ता है, मार्क भी करना पड़ता है लेआउट का समय, जैसे किले वगैरह गाड़ के अपने मार्क कर देते हैं कि यहाँ कॉलम लगेगा, यहाँ आपके प्लॉट से इतनी दूरी है ना, मार्क का समझिए ना, जैसे अपने कारीगर लाइन, वो लाइन डोरी यूज करता है ना, लाइन डोरी, वो एक प्रकार का मार्क होता है, क्या होता है, समझ गए, तो लाइन मार्क वगैरह ना। आगे लिखा बेक फिलिंग, बेक फिलिंग मटेरियल की जांच करना कि यदि कोई गड्ढा है उसमें यदि अपने को फिलिंग करना हो तो उसकी भी जांच करनी जरूरी है कि जो मिट्टी अपने लेकर आ रहे हैं मार्केट से, ठीक है ना, वो अपने लिए सही है या नहीं है। आगे लिखा है पश्य भराव, क्या लिखा है, पश्य भराव की आर्द्रता की मात्रा की जांच करना। जो आपकी बेक फिलिंग होती है, क्या होती है आपकी जो बेक फिलिंग होती है उस मिट्टी में आर्द्रता कितनी है या नहीं है। आगे लिखा है सहन कोटि का परीक्षण करना चाहिए, ठीक है, तो अपन इसमें विशेष रूप से बात करेंगे कि जो आपकी मटेरियल वगैरह जो है, आपकी जो अर्थ वर्क है वो सहन कोटि की है या नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखा है मृदा कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ और व्यापार किस्म के इंजीनियर द्वारा पास किया होना चाहिए कि जो भी अपन मृदा कार्यों में जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो अच्छे व्यापार किस्म के, किसके, अच्छे व्यापार किस्म के इंजीनियर द्वारा पास किया होना चाहिए, मतलब उसकी जांच, उसके द्वारा जांच की होनी चाहिए। अगले का बेक फिलिंग के लिए मिट्टी की मंजूरी इंजीनियर द्वारा पास की होनी चाहिए तथा अशुद्ध मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यह आपका क्वालिटी कंट्रोल जो अदर वर्क में आता है वो कंप्लीट होता है। आगे देखो विशेष रूप से ट्रेजरी चालान किसे कहते हैं, केस बुक किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन विशेष रूप से पढ़ेंगे। एडवांस पेमेंट है, हैंड रिसिप्ट वगैरह है, ये सारा इसके अंदर अपना कम्प्लीटली आएगा। देखो ट्रेजरी कोषाधार चालान जिसको कहेंगे, ये एक प्रकार का ज्ञापन होता है जो कोषागार में राशि जमा कराने के लिए आवश्यक होता है। कोषागार में राशि जमा कराते समय एक छपा हुआ प्रपत्र दिया जाता है जिसे ट्रेजरी चालान कहते हैं। चालान में राशि जमा कराने वाले का नाम, विभाग जिसके खाते में राशि जमा की जाती है आदि दिखाया जाता है। चालान की एक कॉपी जमा कराने वाले के पास और
ट्रेजरी ऑफिसर के हस्ताक्षर के साथ लौटा दी जाती है तथा एक कॉपी कोषागार में रख दी जाती है। देखो क्या होता है, विशेष रूप से अपन जैसे लिखा है कि सेक्रेटरी मनी जमा कराता है, क्या कराता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो राशि है वो कोषागार में जमा होती है। कहाँ जमा होती है? कोषागार में, क्योंकि कोषागार को ये राशि वापस भी देनी होती है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए एक प्रपत्र होता है, उसमें अपना नाम होता है, विभाग का नाम होता है, ये सब चीज़ें लिख के कितनी राशि जमा करा रहे हैं इसका विवरण है, ये सब सारी चीज़ें क्या लिखी जाती है उसके अंदर लिखी जाती है, ठीक है। आगे देखो केस बुक की बात कर रहे हैं। केस बुक की बात करें, ठीक है, तो केस बुक में समस्त प्रकार के लेन देन का विवरण होता है, ठीक है। एक तो डेट लिखी रहती है, वाउचर नंबर, नेम ऑफ क्या लिखा है, कंडीशन ऑफ रिव्यू है ना, रिवीज होता है उसका, और उसके बाद में अमाउंट, पेमेंट डेट, किस डेट को पेमेंट हुआ, वाउचर नंबर है ना। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं केस बुक के। एक आपका होता है रिसीवर पार्ट, एक तो क्या होता है आपका रिसीवर पर्टिकुलर, क्या होता है, और क्या होता है रिसीवर। एक पेमेंट, एक तो होता है पेमेंट देने वाला, क्या होता है पेमेंट देने वाला, एक होता है पेमेंट लेने वाला। तो पेमेंट लेने वाला होता है वो रिसीवर होता है, और देने वाला आपका क्या होता है, हाँ। तो अब देखो रिसीवर में बात करते हैं, डेट ऑफ रिसीवर, कब अपने को प्राप्त हुआ, उसका वाउचर नंबर क्या है, नेम ऑफ कंडीशन ऑफ रिसीवर का क्या नाम है, वो सब सारी चीज़ें, और उसका अमाउंट कितना है। इसी प्रकार से पेमेंट देने वाले की डेट, वाउचर नंबर, और उसका पेमेंट का देने वाले का नेम क्या है और उसका अमाउंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड ही हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं एडवांस पेमेंट की। किसकी बात करें? यह एक ऐसा भुगतान है जिसमें कार्य की माप लेने से पहले ही भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार की पेमेंट अधिकतर नहीं किया जाता, परंतु विशेष परिस्थितियों में जब कार्य काफ़ी मात्रा में हो चुका है और किसी कारणवश माप नहीं लिया जा रहा तो तब यह भुगतान किया जा सकता है। भुगतान करने से पहले सहायक अभियंता को प्रमाणित करना पड़ता है कि किए गए कार्य का मूल्य भुगतान की गई राशि को कम नहीं है। देखो इधर देखो, गवर्नमेंट जितने भी काम चलते हैं, ठेकेदार काम करता है, उसको जयन जाता है और उस काम का क्या करता है, मेजरमेंट करता है, पूरा उसका बिल तैयार करता है, उसके बाद में उसको एन से पास करवाता है, उसके बाद में ऐसी तक क्या होता है, पास होता है, उसके बाद में पेमेंट आता है। लेकिन कई बार विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि अपन जयन है ही नहीं साइड पे, कौन नहीं है, जयन नहीं, तो विदाउट मेजरमेंट वो क्या कर सकता है, पेमेंट उठाने का काम करता है, जिसको एडवांस पेमेंट का नाम दिया है। अब मेजरमेंट हुआ नहीं, उससे पहले पेमेंट दे दिया, इसका वो पेमेंट क्या दिया, अपने एडवांस पेमेंट दिया। कौन सा पेमेंट दिया? एडवांस। आगे लिखा हैंड रिसिप्ट, जिसको फॉर्म नंबर क्या कहते हैं, 28 कहते हैं। फॉर्म नंबर कौन सा होगा आपका, 28। ये एक रसीद है जिसमें विभिन्न प्रकार के भुगतान के लिए काम में लिया जाता है। साधारणतः बहुत छोटे भुगतान हैंड रिसिप्ट द्वारा ही किए जाते हैं। देखो हैंड रिसिप्ट कैसे दिखाई देगा आपको, केस बुक, वाउचर नंबर, डेट है ना, ये इंचार्ज, सब सेक्शन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या होगी, लिखी हुई रहेगी। सॉरी, ठीक है। और आगे लिखा अपन ने इम्पर्ट, यदि किसी व्यक्ति को एडवांस में दी जाने वाली राशि है जो कि उसे खंड या उपखंड अधिकारी द्वारा दी जाती है, यह राशि कम से कम दी जाती है, बिना अनुमति के 1000 से ज़्यादा राशि नहीं की जा सकती। इसको इम्पर्ट करते हैं, इम्पर्ट की डेफिनेशन। और आगे देखो, वर्क चार्ज फर्स्ट ऑब्लिमेंट, निर्माण प्रभारी कर्मचारी वे होते हैं जो किसी विशेष प्रकार की पूर्तिकरण के लिए लगाए जाते हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकृत फॉर्म पर की जाती है, लेकिन इसके लिए अधिशासी अभियंता की अनुमति लेनी पड़ती है। इन कर्मचारियों को कार्य पर्यवेक्षक, मिस्त्री आदि आते हैं। देखो मैंने आपको बताया था जैन डेपुटेशन पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? जैसे WRD का इंजीनियर है, जैन है, वो PWD के डेपुटेशन कार्य पे चला गया तो वहाँ के इंजीनियर की अनुमति मिलनी चाहिए, जिसको अपन SC या एक्शन के द्वारा या आपका जो AN है उसकी अनुमति उसको कार्य के लिए मिलनी चाहिए, जिसको अपन क्या कहते हैं, वर्क चार्ज फर्स्ट ऑब्लिमेंट कहते हैं। ठीक है, यह आपका मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस होता है। ठीक है, अब आपको ये पूरा ट्यूटोरियल के माध्यम से और बता दिया जाएगा, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस।